पिक्चर चालू करो बे। है कि 90 के दशक में कहीं ना कहीं टैक्टिकल मिस्टेक यहां पर हुई है। ओबीसी समाज को समझने में कहीं ना कहीं टैक्टिकल मिस्टेक हुई है। देखिए, जो भी है, भारतीय जनता पार्टी ने, महाराष्ट्र का भी उदाहरण है, गोपीनाथ मुंडे जैसे नेता को आगे लाया जो ओबीसी समाज से आते हैं। वहां कल्याण सिंह को आगे लाया था जो ओबीसी समाज को लाते हैं। कांग्रेस के पास अशोक गहलोत थे, बाकी लोग थे, लेकिन उसके बावजूद भी ओबीसी समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास खींच लिया, कहीं हिंदुत्व के नाम पर, कहीं और नाम पर। जो बाकी वोट था वो समाजवादी पार्टी या आरजेडी या बाकी क्षेत्रीय पार्टियां लेकर चली गई। महाराष्ट्र में तो शिवसेना को भी ओबीसी वोट गिर जाते हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सामने कितना बड़ा चैलेंज है, नंबर एक। और नंबर दो, क्या जाति जनगणना और जो तेलंगाना में हो रहा है उसके वजह से कांग्रेस दोबारा अपना ओबीसी वोट बेस रिवाइव कर पाएगी? आशुतोष, क्यों नहीं? देखिए साहिल, आपने कई सवाल एक साथ पूछ दिए हैं। एक बात हमें समझना पड़ेगा कि इतिहास की अपनी एक प्रक्रिया होती है। भारतीय जनता पार्टी, जिसको एक जमाने में ब्राह्मण बनिया पार्टी के तौर पे कहा जाता था, लंबे समय तक संघर्ष करती रही। ये बात सच है कि बाबरी मस्जिद के साथ साथ उन्होंने कल्याण सिंह को आगे बढ़ाया, उमा भारती को आगे बढ़ाया, विनय कटियार को आगे बढ़ाया। लेकिन आपको मालूम है कि इतिहास की उस प्रक्रिया में कल्याण सिंह को अटल बिहारी वाजपेयी के सामने हार माननी पड़ी थी और उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ा था। और कल्याण सिंह का बयान आपको याद होगा अच्छी तरीके से, उन्होंने कहा था, मैं वाजपेयी का मुखौटा नोच दूंगा, भारतीय जनता पार्टी को 4 गज नीचे जमीन में गाड़ दूंगा। तो ये संघर्ष की प्रक्रिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद अपने आप को रीइन्वेंट किया और उसको समझ में आ गया कि अपर कास्ट की पार्टी होने मात्र से आपको काम नहीं चलने वाला, आपको भी दलितों पिछड़ों का साथ लेना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? भारत कांग्रेस पार्टी जो लंबे समय तक दलित, अल्पसंख्यक और अपर कास्ट, इन 3 सामुदायिक समुदायों का एक तरीके से कोएलिशन था और उसकी वजह से उसको 45% 42% वोट मिलते थे। लेकिन 1990 के बाद जब बाबरी मस्जिद की लड़ाई शुरू हुई, उसके साथ साथ मंडल कमीशन लागू हुआ और साथ ही साथ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू हुए। इन तीनों की वजह से एक नया मिडिल क्लास इस देश के अंदर पैदा हुआ, एक नया एग्रेसिव ओबीसी समुदाय पैदा हुआ और साथ ही साथ एक नया बदलाव आया जो अपर कास्ट में बदलाव था। इसके बरक्स जो कांग्रेस पार्टी को अपने में बदलाव करना चाहिए था, वो नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी इसको समझ नहीं पाई। अब 2014 में हारने के बाद कांग्रेस पार्टी को लगने लगा है कि अगर हमने अपने सामाजिक आधार को नहीं बदला, अगर पुरानी रीति में चलते रहे तो हमारा दिक्कत पैदा होगी। इसलिए ये आज की बात नहीं है। राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान कोलार की रैली में कहा था कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। तो राहुल गांधी कंसिस्टेंट है। प्रॉब्लम इस बात को लेकर ये कि कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता है, जो 70 पार के नेता हैं, वो आज भी पुरानी राजनीति में डूबे हुए हैं। उनको जब तक नहीं बदलेगी कांग्रेस पार्टी, जब तक उनको ये समझ में नहीं आएगा, तब तक कांग्रेस पार्टी के लिए इस 20% वोट को या 22% वोट को 35% तक लेके जाना एक बहुत मुश्किल काम होगा। और जब तक कांग्रेस पार्टी 35% लेकर नहीं आती, तब तक केंद्र के अंदर सरकार बनाना लगभग आशुतोष, सवाल ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो यही है ना, आपने कल्याण सिंह का उदाहरण दिया, मुझे रजत सेठी से उसके बारे में पूछना है। लेकिन बीजेपी ने कोर्स करेक्शन तो कर लिया ना। मैंने शुरुआत में ही कहा था, देखिए, मंडल आयोग का विरोध राजीव गांधी ने भी किया था और लाल कृष्ण आडवाणी ने भी किया था, लेकिन बीजेपी ने जो कोर्स करेक्शन किया वो करने में कहीं कांग्रेस नाकाम तो नहीं रह गई? बिल्कुल बिल्कुल, वो कोर्स करेक्शन कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे एक बात कहते हैं कि सक्सेस हैज अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लॉजिक, यानी सफलता का एक आत्मघाती स्वरूप होता है। तो कांग्रेस पार्टी उस चीज को नहीं समझ पाई समय रहते। अब जैसे आज की तारीख में अगर आप देखें तो अमेरिका की कामयाबी अब वही अमेरिका के लिए आत्मघाती साबित हो रही। चीन ने अपने आप को रीइन्वेंट कर लिया, तो कांग्रेस पार्टी अब रीइन्वेंट करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी अब बहुत मजबूती के साथ ओबीसी वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही, क्योंकि उसको मालूम है जब तक ये ओबीसी वोट बैंक उसका नहीं होगा, तब तक उत्तर प्रदेश और बिहार और उत्तर भारत में वो दोबारा अपनी मजबूती से खड़ी नहीं हो पाएगी। इसलिए ओबीसी को लाने की कोशिश कर रही है। यू आर राइट ब्रो। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी नेताओं को तो आगे कर रही है, लेकिन कांग्रेस के पास सिद्धरामैया छोड़ दे, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उसके अलावा किस नेता को उन्होंने आगे किया? और आप जो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात की जा रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। महाराष्ट्र में सुशील कुमार शिंदे के जमाने में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का बिल पारित किया गया था, लेकिन उसको कभी भी लागू नहीं किया गया। तो कथनी करने की बात, यूपी और बिहार में जब कांग्रेस की सत्ता थी, 11 के 11 चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण समाज के बनाए गए थे। क्यों नहीं पिछड़ों का या ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाया गया? कथनी करने की वजह से दिक्कत है ना कहीं। यही सवाल बार बार उठता है कांग्रेस पर। तू तो गया बेटे। देखिए, कांग्रेस ने पिछले दिनों, इसमें कोई दो राय नहीं है
कि एक जमाने में वो अपर कास्ट की पार्टी थी और अपर कास्ट बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ था। आप उत्तर प्रदेश में अगर आप चले जाए तो मुख्यमंत्रियों की एक लंबी कतार है जो अपर कास्ट के मुख्यमंत्री थे उसमें, चाहे कमलापत त्रिपाठी का जिक्र कर लें, नरेंद्र तिवारी का जिक्र करते हैं, वीरभद्र सिंह का जिक्र कर लें, सारे अपर कास्ट के थे। लेकिन मैंने कहा कि 2019 के बाद से कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा बदलाव आया है। आप देखिए आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एक दलित है। बिहार के अंदर जो नए पीसीसी अध्यक्ष का नाम रखा गया वो भी एक दलित है। राजस्थान के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो भी एक दलित है। और वहां भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने जाके जो मंदिर गए थे तो गंगा जल से जाके उसको धुलने का काम किया था। और उसी के साथ साथ जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे वो भी दलित रखा हुआ है। अशोक गहलोत ओबीसी है। तो कांग्रेस पार्टी में भी एक कॉन्शियस प्रयास है कि वो पार्टी को ओबीसी दलित से जोड़ने की कोशिश करे। अब आए ना लाइन पे। जहां तक कथनी करने का प्रश्न में एक बात इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं। सरदार पटेल ने, आपको याद होगा कि दिसंबर 1949 में जब वो कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी दोनों आरएसएस का जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अपनी योजनाओं को बदलो, गोपनीयता छोड़ो, सांप्रदायिक संघर्ष छोड़ो, भारत के संविधान का सम्मान करो, झंडे के प्रति अपना वफादारी दिखाओ और हमें यकीन दिलाओ कि हम तुम्हारे कहे पे विश्वास करें। कहोगे कुछ, करोगे कुछ, या खेल हम तुम्हें खेलने नहीं देंगे। ये सरदार पटेल ने आरएसएस के बारे में कहा है। कहते कुछ हो, करते कुछ हो, ये खेल तुम्हें खेलने नहीं देंगे। ये सरदार पटेल ने आरएसएस के बारे में कहा था। तो कथनी करनी का सवाल जो है वो सारी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर एक जैसा लगता है। आज जिन सरदार पटेल को भारतीय जनता पार्टी अपना आराध्य पुरुष मानती है, इन्हीं सरदार पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, आरएसएस के लोगों को अरेस्ट कराया था और साथ ही साथ उनको जेल भिजवाया था। न केवल जेल भिजवाया था बल्कि उनके ऊपर बैन लगाया था। और सरदार पटेल और नेहरू के बीच की जो लड़ाई है की बात करते हैं वो मिथ्या है, झूठ है, इसके अलावा कुछ नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये ओबीसी पुश थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। तेलंगाना में हमने देखा कि अभी राहुल गांधी का भाषण चल रहा है और उसमें भी तेलंगाना का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से 42% ओबीसी समुदाय को आरक्षण देने की बात कही गई है और कहा गया है कि अब केंद्र सरकार तय करे क्योंकि राज्य सरकार के देने से तो होगा नहीं। तो ये ओबीसी पुश कहां से शुरू हो गया है? क्या ट्रेन छूट गई है आपकी 90 के दशक में और अब ट्रेन पकड़ने की कोशिश की जा रही है, दूसरी ट्रेन चढ़ने की कोशिश की जा रही है? चरण जी साहब, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। देखिए साहिल जी, सवाल ट्रेन छूटने की या ट्रेन चढ़ने की बात नहीं है। सवाल ये है कि आकलन करना, समय समय से आकलन करना बहुत जरूरी होता है और आकलन अनुसार अपनी स्ट्रेटेजी को भी बदलना बहुत जरूरी होता है। तो कांग्रेस पार्टी एक अपनी नई स्ट्रेटेजी बना रही है और आने वाले समय में जो भी चुनाव है, चाहे वो राज्य के चुनाव है या फिर आने वाले समय के अंदर जो देश के चुनाव होंगे, उसमें हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसकी शुरुआत अभी से हुई है। आपने देखा कि पिछले हफ्ते में श्री राहुल गांधी और खड़गे जी ने सारे जिला अध्यक्षों से मीटिंग की। पूरे देश के जिला अध्यक्ष 3 दिनों में अलग अलग राज्यों से आए थे। उनके साथ में ग्राउंड लेवल की क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है, क्या उनकी तकलीफ है, उसके बारे में सारी चर्चा हुई। और अब ये अधिवेशन जो गुजरात में हो रहा है, महात्मा गांधी जी की भूमि पर, दादा भाई नौरोजी की भूमि पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि पर हो रहा है। ये तीनों हमारे प्रेरणा स्थान रहे हैं और तीनों का कांग्रेस पार्टी के तीनों अध्यक्ष रहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, और तीनों का कांग्रेस पार्टी में और देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो गुजरात के अंदर ये अधिवेशन होना, ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज देता है। और इस अधिवेशन के अंदर हम नई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उसको हम बता रहे हैं कि किस तरह से आगे हमने चलना है। तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटेजी में अगर ओबीसी का विषय भी आता है तो ये कोई गलत बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ट्रेन छूट गई है। हम अपनी स्ट्रेटेजी को समय अनुसार बदल रहे हैं। हालांकि हम इस तरह से नहीं चाहते कि खाली ओबीसी के तरफ ही कांग्रेस को झुकना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो सर्वधर्म समभाव भी मानती है और सभी को हम इक्वल कैटेगरी में। लेकिन एक बड़ा ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बेस तो है ना, इसीलिए तो राहुल गांधी ने कल की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कहा कि टेक्निकल मिस्टेक हो गई हमारी 90 के दशक में। मंडल वर्सेस कमंडल में दोनों तरफ से ओबीसी चले गए आपसे। आंकड़े भी दिखाएंगे आपको चरणजीत सिंह सप्रा जी। जल्दी से आपका जवाब, फिर ठीक है। प्रदीप भंडारी भी बात आप इसको कह सकते हैं टेक्निकल मिस्टेक, लेकिन मैं इसको देखता हूं कि हमारी ये रिवाइव्ड स्ट्रेटेजी है। हमें आने वाले दौर में किस तरह से चलना, मैं इसको रिवाइव्ड स्ट्रेटेजी समझ के मानता हूं। और हम अपने लोगों को इतिहास भी बताना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे विषय, मतलब जो विषय राज्य के और देश के मौजूदा परिस्थिति में उचित नहीं है, उन विषयों के ऊपर विभाजनकारी राजनीति कर कर, पोलराइजेशन कर कर ये ध्यान भटकाते हैं
देश के जो मूल मुद्दे हैं उनसे प्रदीप ध्यान भंडारी। भटकाते हैं। तो ध्यान भटकाने की राजनीति पर भी हम भारतीय जनता पार्टी को कामयाब नहीं होने देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं उत्तर दे दूं? चरणजीत सिंह सप्रा, गंभीर आरोप है और उनके पास तो ओबीसी आइकॉन है, प्रधानमंत्री खुद ही उनके पास में है। ऐसे में आप कैसे बीजेपी से लड़ेंगे? देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में भी टोटल जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसमें से बीजेपी ने 27% ओबीसी समाज को टिकट दिए थे और आपने 25% दिए थे। तो बीजेपी का दावा है कि भाई हम भी तो करते हैं, आप कैसे ओबीसी पर दावा कर सकते हैं? हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल पर इन्होंने इतना लंबा भाषण वगैरह किया, तो मैं कुछ अंश इनको बता दूं। इन्होंने जो किताबों को रेफर कर रहे हैं सरदार पटेल को लेकर के, ये सिलेक्टिव किताबें हैं। ये वो उन किताबों को नहीं पढ़ते जहां पर सरदार पटेल की चिट्ठियां हैं, जहां पर उन्होंने नेहरू जी को प्रेज किया, नेहरू जी के हक में बोला, और नेहरू जी की चिट्ठियां जो उन्होंने सरदार पटेल को लिखी है वो ये सब किताबें नहीं पढ़ेंगे। अभी बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए, अभी आपकी बात सुनी थी। क्रॉस टॉक मत करिए प्लीज, क्रॉस टॉक मत करिए प्लीज, प्लीज क्रॉस टॉक नहीं, क्रॉस टॉक नहीं, प्लीज क्रॉस टॉक नहीं, बोलिए यार। नहीं क्रॉस टॉक मत करिए, नहीं हो यार, सुनो मेरी बोलिए बात। सप्रा जी, बोलिए, खत्म करिए आपकी बात। जली ना, तेरी भी जली ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल पर एचवी शेषाद्री ने एक किताब लिखी है। अभी मैं अहमदाबाद में ही हूँ, कल मैं शाम को गया था, आरएसएस की लाइब्रेरी है, वहां पर एचवी शेषाद्री की किताब जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ लिखा है वो आज भी मुफ्त में दी जा रही है। आज भी जाकर के प्रदीप भंडारी वहां से एचवी शेषाद्री की किताब ले ले और वहां से पढ़ लो कि क्या लिखा था शेषाद्री ने सरदार पटेल के बारे में। फिर आपने जब अहमदाबाद की एयरपोर्ट का नाम जब हमने रखा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो बीजेपी ने प्रस्ताव दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, आपने प्रदर्शन किया था। फिर जो स्टेडियम बना है सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम निकाल करके नरेंद्र मोदी का नाम रख दिया। नरेंद्र मोदी को सरदार पटेल के लेवल पर खड़ा करना चाहते हैं। ये तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? सुनिए, सबसे पहले तो मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहूंगा कि इन्होंने जिस तरह से खरगे साहब के बारे में अभी एक शब्द कहा है, मैं भी कह सकता हूं कि नड्डा साहब जो है वो पिछलग्गू है, नड्डा साहब कठपुतली है, नड्डा साहब एक मुखौटा बना करके इन्होंने सामने रखा हुआ है, तो मैं भी इस तरह से कह सकता हूँ। हम हमारे अध्यक्ष का सम्मान करते हैं सापरा जी। अरे छोड़िए ना, हम उनको सेम सोफे पे बैठाते हैं जब बाकी होते हैं। चलिए समय खत्म हो रहा है, आखिरी 30 सेकंड मेरे पास बचे हुए, जल्दी से खत्म कर दीजिए। बात करिए साहिल, इनको छोड़, तमीज से बात करें, तुम तमीज से बात करो पहले। कवाली बेइज्जती। राहुल गांधी ने क्या बोला वो सुन लेते हैं एक बार। तेलंगाना में हम सचमुच में विकास का काम कर सकते हैं। तेलंगाना में हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भागीदारी के बारे में हर सेक्टर में आपको बता सकते हैं। और मैं खुश हुआ कि जाति जनगणना होने के एकदम बाद हमारे चीफ मिनिस्टर ने और हमारी टीम ने ओबीसी रिजर्वेशन को 42% तक पहुंचा दिया है। हम सुपर पावर की बात करते हैं, मगर जब धन की बात होती है, भागीदारी की बात होती है, कॉर्पोरेट इंडिया की बात होती है, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम हो, 90% उसमें है ही नहीं। मोदी जी 24 घंटा पिछले वर्ग की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों, वनवासियों की बात करते हैं, वो उनको वनवासी कहते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको?